क्या आप जानते हैं कि 1953 में एक रात ने ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात को हमेशा के लिए बदल दिया था। उस रात CIA ने एक खुफिया ऑपरेशन किया जिसने दोस्तों को खून के प्यासे दुश्मन बना दिया। आज जो कशीदगी आप दुनिया में देख रहे हैं उसकी जड़ें वहीं छुपी हैं। क्या ईरान वाकई अमेरिका का दुश्मन है या उस दुश्मनी को खुद अमेरिका ने पैदा किया है? क्या आप जानते हैं कि वही अमेरिका जिसने ईरान की जमहूरियत को कत्ल किया आज वही ईरान को दहशतगर्दी का हामी कहता है? लेकिन एक सवाल जो कोई नहीं पूछता, क्या अमेरिका वाकई जालिम था या ईरान ने भी गलतियां की? क्या ये दुश्मनी खत्म हो सकती है या ये उस वक्त तक चलेगी जब तक ये दुनिया चलती है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गुस्से में कहा, ये दोनों मुल्क इतने अरसे से लड़ रहे हैं कि उन्हें ये ही नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई इन्हें पता नहीं या फिर इस दुश्मनी के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है? 70 साल पर मुहित इस दुश्मनी की असल कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ईरान का तेल जो उस वक्त बरतानिया की कंपनी एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी जो आज BP के नाम से मारूफ है के पास था। जरा सोचें, एंग्लो ईरानी कंपनी ईरान के तेल से कितना कमा रही थी। बरतानिया ने सिर्फ 1950 में ईरान के तेल से 10 करोड़ पाउंड का मुनाफा कमाया, लेकिन ईरान को सिर्फ 16 मिलियन पाउंड मिले। ये शरारती 85% अंग्रेज को और 15% ईरान। 1951 में ईरान की पार्लियामेंट ने एक मकबूल रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक को वजीर आज़म बनाया। डॉक्टर मुसद्दिक ने पार्लियामेंट में कहा, हम गरीब क्यों हैं? क्यों हमारी ज़मीन के नीचे से दूसरे लोग दौलत निकाल कर ले जाते हैं? द इकोनॉमिस्ट ने उस वक्त लिखा कि मुसद्दिक ईरान को इक्तिसादी खुद मुख्तारी दे रहे हैं, लेकिन लंदन और वाशिंगटन के लिए यह खतरनाक कौम परस्ती थी। उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो था उस बरतानवी कंपनी को कौमियाने का ऐलान, यानी ईरान का तेल वापस ईरान ले लेना। ये फैसला मुआशी कम सियासी ज्यादा था, क्योंकि अगर ईरान कामयाब हो जाता तो बाकी तीसरी दुनिया भी अपने वसाइल वापस मांग सकती थी। ये बहुत अलार्मिंग चीज थी इंग्लैंड और उसके हामियों के लिए। दोस्तों, तसव्वुर करें, ये वो वक्त था जब सर्द जंग उरूज पर थी। अमेरिका को डर था कि कहीं मुसद्दिक की मकबूलियत और तेल की जंग सोवियत यूनियन का रास्ता ना खोल दे, और बरतानिया तो पहले ही आग बगौला था। चनाचे अमेरिका और बरतानिया ने मिलकर एक मंसूबा बनाया। इस मंसूबे का नाम था ऑपरेशन आइजैक्स। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 16 अप्रैल 2000 को एक तारीखी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया कि किस तरह CIA ने ईरानी फौजियों को रिश्वत दी, अखबारात में झूठे मज़ामीन छपवाए और कम्युनिस्टों के रूप में बम धमाके करवाए ताकि मुसद्दिक के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। 19 अगस्त 1953 को बगावत कामयाब हो गई। मुसद्दिक को कैद कर दिया गया और शाह ईरान मोहम्मद रजा पहलवी को मुतलकुल आनान बादशाह बना दिया गया। विल्सन सेंटर की तहकीक के मुताबिक ये पहली बार था कि अमेरिका ने किसी दूसरे मुल्क की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए खुफिया ऑपरेशन चलाया। एसोसिएटेड प्रेस की इस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक शाह ने फौरन ही अमरीकी हिमायत याफ्ता नई हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। PBS न्यूज़ हॉर ने 2023 में लिखा, ईरानियों के लिए ये रंजिश कभी ठंडी नहीं हुई, और 2023 में 70 साल बाद CIA ने पहली बार सरकारी तौर पर तस्लीम किया कि ये बगावत गैर जमहूरी थी। एसोसिएटेड प्रेस ने यह खबर दी, लेकिन ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने कहा, एतराफ़ से कुछ नहीं बदलता। उन्होंने आज तक दखल अंदाजी बंद नहीं की। ये वो जख्म था जो ईरानी कौम के दिल पर लगा और कभी ना भरा। यहाँ से ईरान के इज्तिमाई शऊर में ये बात बैठ गई, अमरीकी मफादात के लिए हुकूमतें बदल सकते हैं, और जब एतमाद टूट जाए तो सफारतकारी भी शक की जुबान बोलती है। शाह ईरान वापस आए, लेकिन कुर्सी पर बैठने के लिए इन्हें अमेरिका का शुक्रिया अदा करना था।
امریکہ نے ایران میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق رضا شاہ پہلوی نے امریکہ سے اربوں ڈالر کے جدید ہتھیار خریدے اور تیل کی قیمت کا زیادہ تر حصہ امریکہ واپس بھیج دیا۔ اندرون ملک رضا شاہ پہلوی نے اپنی خفیہ پولیس ساواک کے ذریعے ہر آواز کو کچل دیا۔ یہ وہی ساواک تھا جسے امریکی CIA نے خود تربیت دی تھی، لیکن عوام میں غصہ بڑھ رہا تھا۔ جہاں شاہ کی پارٹیوں میں امریکی شراب بہتی تھی، وہیں ایران کے غریب لوگ بھوکے تھے۔ مذہبی رہنما آیت اللہ خمینی جو جلا وطن تھے، دور سے شاہ کی پالیسیوں کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے۔ اور پھر 1979 آ گیا۔ 1979 صرف ایک انقلاب نہیں تھا، یہ ایک نظریاتی اعلان تھا۔ نہ ہم مشرق کے ہیں نہ ہم مغرب کے، یہ نعرہ امریکہ کے لیے سیدھا چیلنج تھا۔ ٹائم میگزین نے امام خمینی کو 1979 کا مین آف دا ایئر قرار دیا۔ لکھا کہ ایک بوڑھے فقیر نے اکیلے 2500 سال پرانی بادشاہت کو ختم کر دیا۔ پھر آیا وہ لمحہ جس نے عداوت کو مستقل کر دیا۔ امریکہ نے بیمار شاہ کو علاج کی اجازت دے دی۔ اس پر غصے میں ایرانی طلباء نے 4 نومبر 1979 کو تہران میں امریکی سفارت خانے پر قبضہ کر لیا اور 52 امریکیوں کو 444 دن تک یرغمال بنا لیا۔ امریکہ کی عزت خاک میں مل گئی۔ صدر جمی کارٹر کا چھڑانے کا آپریشن ناکام ہو گیا اور 8 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسی واقعے کے بعد امریکہ نے ایران سے تمام سفارتی تعلقات منقطع کر لیے، جو آج تک بحال نہیں ہو سکے۔ امریکہ کی عوام کے لیے ایران دشمن بن گیا اور ایران کے لیے امریکہ ماضی کی مداخلت کی علامت۔ یہاں سے دشمنی ریاستی نہیں رہی بلکہ نفسیاتی ہو گئی۔ 1980 میں ایک نئی جنگ شروع ہوئی۔ ایران اور عراق آمنے سامنے تھے، مگر پردے کے پیچھے طاقتوں کا کھیل چل رہا تھا۔ ایران انقلاب کے بعد کمزور تھا اور اسے روکنا علاقائی طاقتوں کے مفاد میں تھا۔ 1980 کی دہائی آتے ہی دشمنی نے اور بھی خطرناک شکل اختیار کر لی۔ صدام حسین کا عراق، جو امریکہ کا حمایتی یافتہ تھا، ایران پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہاں پر ایک المناک سچ یہ ہے کہ جب صدام نے ایران کے خلاف کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تو امریکہ نے اسے روکا نہیں بلکہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ یہاں سے امریکہ کے فیصلے بہت کچھ بتاتے ہیں، کیونکہ امریکہ نے خطے میں بیلنس کے نام پر ایران کو روکنے کو ترجیح دی۔ اسی دور میں خلیج میں ٹینکر وار اور امریکی نیول آپریشنز بڑھتے گئے۔ ارنسٹ بل جیسے موضوعات پر تاریخ میں بہت بحث ملتی ہے۔ 1988 میں امریکہ اور ایران کے درمیان سمندر میں بڑا تصادم ہوا۔ آپریشن پرینگ مینٹس۔ یہ ٹینشن صرف ایران عراق جنگ نہیں رہی، براہ راست US ایران عسکری تصادم کی شکل بننے لگا۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ جسے ایران آج بھی قومی صدمہ سمجھتا ہے۔ 3 جولائی 1988 کو امریکی بحری جہاز USS ونسن نے خلیج فارس میں ایران کے مسافر طیارے ایئر ایران فلائٹ 655 کو غلطی سے مار گرا، جس میں 290 معصوم مسافر شہید ہوئے۔ امریکہ نے اسے غلطی قرار دیا لیکن آج تک معافی نہیں مانگی۔ ایران کے لیے یہ صرف ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ امریکی دشمنی کی ایک اور نشانی تھی۔ یہ واقعہ ایرانی عوام کی یادداشت میں امریکہ کے خلاف نفرت کو مزید گہرا کرتا ہے۔ 21ویں صدی آئی تو نیا امریکہ، نئی پالیسیاں۔ 2001 میں 9/11 کے حملوں کے بعد جارج ڈبلیو بش نے اپنی مشہور تقریر میں ایران کو محور شر، ایکسس آف ایول کا حصہ قرار دیا۔ 2003 کے بعد خطہ بدلنے لگا، ریاستیں کمزور ہوئیں، طاقت کا خلا پیدا ہوا اور ایران نے اپنا اثر بڑھانا شروع کیا۔ یہ اثر براہ راست نہیں تھا بلکہ اتحادیوں کے ذریعے۔ کچھ نے اسے دفاع کہا، کچھ نے توسیع پسندی۔ رائٹرز سمیت کئی ادارے اس کو ایکسس آف ریزسٹنس کے تناظر میں بیان کرتے۔ اسی دوران ایران کے اندر ایک اور بحث چل رہی تھی، نیوکلیر پروگرام۔ ایران کہتا ہے یہ توانائی کے لیے ہے، دنیا کہتی ہے یہ طاقت کے لیے ہو سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سفارتکاری اور خوف ٹکراتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا
जब ईरान का एटमी प्रोग्राम भी आलमी बरादरी की नज़रों में खटकने लगा, अमेरिका और आलमी ताकतों ने ईरान के साथ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी एटमी डील पर दस्तखत किए। इस डील के तहत ईरान ने एटमी प्रोग्राम रोका और बदले में पाबंदियां हटा दी गईं। सदर ओबामा ने इसे अपनी बड़ी कामयाबी करार दिया, लेकिन यह कामयाबी ज्यादा देर कायम न रह सकी। 2016 में अमेरिका का सदर बना डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने ओबामा के इस डील को बदतरीन डील करार दिया और 2018 में अमेरिका को इस मुआहदे से यकतरफा तौर पर निकाल दिया। ईरान की सियासत में IRGC सिर्फ फौजी इदारा नहीं, बल्कि मुआशी, सियासी और इलाकाई पॉलिसी में भी असर और रसूख रखता है। अमेरिका ने इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर नामजद किया। 2019 ये फैसला सफारतकारी को मजीद मुश्किल बना देता है, क्योंकि आप जिस फरीक से बात कर रहे हो उसके ताकतवर धड़े पर दहशतगर्दी का लेबल हो, ये तो मुज़ाकरात की जुबान सख्त हो जाती है। यहाँ दो बयानियां सामने आती है। अमेरिकी इत्तेहादी कहते हैं कि ईरान बॉम्ब के करीब ना जाए। ईरान, हम पीसफुल प्रोग्राम कहते हैं, मगर पाबंदियां ख़त्म हों और हक एनरिचमेंट तस्लीम हो, नहीं वो बुनियादी डेडलॉक जो बार बार तनाज़े को वापस ले आता है। इस फैसले ने खित्ते में आग लगा दी। 2020 में ट्रंप ने बगदाद के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले में ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया। ईरान करीब था कि पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ जाए। ये एक ऐसा पॉइंट था जिसने ईरान अमेरिका दुश्मनी को खुली सतह पर ले आया। इसके बाद ईरान की तरफ से अमेरिकी अहदाफ पर मिसाइल हमले और फिर एक नया रूल बुक, लिमिटेड रिटेलिएशन, ताकि फुल वार ना बने, लेकिन टेंशन हमेशा बुलंद रहे। 2024 में एक बड़ा मोड़ आया जब ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त तबादला मिसाइल्स एंड ड्रोन्स देखा गया और खिता प्रॉक्सी से डायरेक्टली सिग्नलिंग की तरफ बढ़ा। दोस्तों, तारीख अभी ख़त्म नहीं हुई। दरअसल ये दुश्मनी मुसलसल जारी है और उसकी ताज़ा तरीन किस्त हमने अभी 2025 में देखी। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े एटमी तंसीबात पर बमबारी की, जिसमें फोर्डो और नेतन्स शामिल हैं। ट्रंप ने खुद इस हमले की तस्दीक की और उसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया। इसके बाद ईरान ने इंतकामी कार्रवाई करते हुए कतर में अमेरिकी अड्डे पर मिसाइल दागे। टोरंटो स्टार के मुताबिक इस ताज़ा तरीन कशीदगी पर खुद ट्रंप ने गुस्से में कहा, ये दोनों मुल्क इतने अरसे से लड़ रहे हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। फरवरी 2026 में एक तरफ मुज़ाकरात जिनेवा में और दूसरी तरफ खित्ते में गैर मामूली अस्करी तैयारियों की खबरें। ये 2 ट्रैक एक साथ चल रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक कशीदगी बढ़ रही है और कॉम्प्रोमाइज मुश्किल दिखाई देता है। AP न्यूज़ ने खित्ते में बड़े पैमाने पर US मिलिट्री बिल्डअप की रिपोर्ट दी है। इसी दौरान मुज़ाकरात के बारे में एक्सियोस, गार्डियन, वाशिंगटन पोस्ट ने प्रोग्रेस बट नो डील जैसी तस्वीर पेश की है। ये तनाज़ा सिर्फ तेहरान और वाशिंगटन का नहीं, ये दुनिया की जेब का मसला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने वाला तेल आलमी सप्लाई के लिए निहायत अहम है। EIA की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में यहाँ से औसतन 20 मिलियन बैरल तेल गुजरा, जो आलमी खपत का बड़ा हिस्सा बनता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि ये दुश्मनी मजहब की नहीं, तेल की है, इक़्तिदार की है और गरूर की है। ये 70 साला जंग दरअसल 1953 के उस जख्म का नतीजा है जब एक जमहूरियत को कत्ल किया गया था। ये दुश्मनी एक ऐसी बादशाहत की कहानी है जिसे अमेरिका ने मुसल्लत किया और एक ऐसे इंकलाब की दास्तान है जिसने उसे मुस्तरद कर दिया। आज ईरान और अमेरिका एक दूसरे की गले की हड्डी बने हुए। एक तरफ ईरान है जो अपनी खुद मुख्तारी और एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगा, तो दूसरी तरफ अमेरिका है जो मशरिक़ वुस्ता में अपना तसल्लुत बरकरार रखना चाहता है। दुनिया की मारूफ मैगज़ीन द इकोनॉमिक्स ने कभी लिखा था कि ईरान और अमेरिका की दुश्मनी एक अलमिया है, जिसका पहला बाब 1953 में लिखा गया।
और आखिरी बाब अभी तक नहीं लिखा जा सका। तो क्या ये दुश्मनी कभी ख़त्म होगी? शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब तक 1953 का ज़ख्म ताज़ा है और जब तक तेल की सियासत जारी है, ये आग दहकती रहेगी। कैसा लगा आपको आज का ये तज्जिया? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और तारीख़ के ऐसे ही दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।